लंबा छरहरा बदन तकरीबन अभी भी उसी प्रकार का था, बस चेहरे पर हल्की हल्की धारियां आ गई थीं जो निकट आते वार्धक्य की परिचायक थीं। मीनू, पीछे से आवाज आई। मीनू के पांव ठिठक गए। कौन हो सकता है मुझे इस नाम से पुकारने वाला? वह सोचने लगी। मीनू, फिर आवाज आई। क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचान रही हो? मैं ही तो तुम्हें मीनू कहता था। पुकारने वाला निकट आता सा प्रतीत हो रहा था। अब मीनू ने पलट कर देखा। शाम के धुंधलके में वह पहचान नहीं पा रही थी। कौन हो सकता है? वह सोचने लगी। वैसे भी उसकी नजर में अब वह तेजी नहीं रह गई थी। 55 वर्ष की उम्र हो चली थी। बालों में चांदी के तार झिलमिलाने लगे थे। शरीर की गठन यौवनावस्था जैसी तो नहीं रह गई थी, लेकिन ज्यादा कुछ अंतर भी नहीं आया था। बस हल्की सी ढलान आई थी जो बताती थी कि उम्र बढ़ चली है। लंबा छरहरा बदन तकरीबन अभी भी उसी प्रकार का था, बस चेहरे पर हल्की हल्की धारियां आ गई थीं जो निकट आते वार्धक्य की परिचायक थीं। कमर तक लटकती चोटी का स्थान ग्रीवा पर लटकने वाले डीले जूड़े ने ले लिया था। अभी भी वह बिना बाहों का ब्लाउज और तांत की साड़ी पहनती थी जो उसके व्यक्तित्व का परिचायक था। कुल मिलाकर देखा जाए तो समय का उस पर वह प्रभाव नहीं पड़ा था जो अक्सर इस उम्र की महिलाओं में पाया जाता है। मीनू पुकारने वाला निकट आता सा प्रतीत हो रहा था। कौन हो सकता है? इस नाम से तो उसे केवल 2 ही व्यक्तियों ने पुकारा था। पहला दुर्गेश, जिसने जीवन की राह में हाथ पकड़कर चलने का वादा किया था लेकिन आधी राह में ही छोड़कर चला गया, और दूसरे उसके पति महेश, जिन्हें विवाह के 15 वर्षों बाद ही नियति छीन कर ले गई थी। दोनों ही अतीत बन चुके थे, तो यह फिर कौन हो सकता था? क्या यह दुर्गेश है जो आवाज दे रहा है? क्या आज 35 वर्षों बाद भी उसने उसे पीछे से पहचान लिया था? आवाज देने वाला एकदम ही निकट आ गया था और अब वह पहचान में भी आ रहा था। दुर्गेश ही था। कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं था पहले और अब में। शरीर उसी प्रकार सुगठित था। मुख पर पहले जैसी मुस्कान थी। बाल अवश्य ही थोड़े सफेद हो चले थे। मूंछें पहले पतली हुआ करती थीं, अब घनी हो गई थीं और उनमें सफेदी भी आ गई थी। तुम यहां इतने वर्षों बाद, और वह भी इस शाम को अचानक ही कैसे आ गए? मीनू ने कहना चाहा, किंतु वाणी अवरुद्ध हो चली थी। वह क्यों रुक गई? कौन था वह, उसे मीनू कहकर पुकारने वाला? यह अधिकार तो उसने वर्षों पहले ही खो दिया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, जो उसके जीवन से विलुप्त हो गया था। आज अचानक इतने वर्षों बाद इस शाम के धुंधलके में उसने पीछे से देखकर पहचान लिया और अपना वही अधिकार जताने की कोशिश कर रहा था। फिर भी इस नाम से पुकारने वाला जब तक रहा, पूरी निष्ठा से रिश्ते निभाता रहा। आवाज देने वाला अब और निकट आ गया था। मीनू ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। अब वह रुकना नहीं चाहती थी। तीव्र गति से चलती हुई वह अपने घर के गेट पर आ गई। कदमों की आहट भी और करीब आ गई थी। उसने जल्दी से गेट खोला। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। वह सीधे ड्राइंग रूम में जाकर धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। दिल की धड़कनें तेज तेज चल रही थीं। किसी प्रकार उसने उन पर नियंत्रण किया। प्यास से गला सूख रहा था। फ्रिज खोलकर ठंडी बोतल निकाली और गट-गट कर पानी पी लिया। तभी डोरबेल बज उठी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। कहीं वही तो नहीं है? उसने सोचते हुए धड़कते हृदय से द्वार खोला। उसका अनुमान सही था। सामने दुर्गेश ही खड़ा था। क्या करूं, क्या न करूं? इतनी तेजी से इसलिए भागी थी कि कहीं फिर उसका सामना न हो जाए, लेकिन वह तो पीछा करते हुए यहां तक आ गया। अब कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि उसे अंदर आने को कहा जाए। आइए, कहकर पीछे खिसक कर उसने अंदर आने का रास्ता दे दिया। अंदर आकर दुर्गेश सोफे पर बैठ गया। मीनू चुपचाप खड़ी रही। दुर्गेश ने ही चुप्पी तोड़ी। बैठोगी नहीं मीनू? मीनू शब्द सुनकर उसके कान दग्ध हो उठे। ये तुम मुझे मीनू मीनू क्यों कह रहे हो? मैं हूं मिसेस मीनू सिंह। कहो, यहां क्यों आए हो? मीनू बिफर उठी। सुनो मीनू, सुनो, नाराज ना हो, मुझे भी तो बोलने दो, दुर्गेश ने शांत स्वर में कहा। पहले तुम ये बताओ, यहां क्यों आए हो? मेरा पता तुम्हें कैसे मिला? मीनू क्रोध से फुफकार उठी। 6 महीनों बाद ही पापा ने उसका विवाह महेश से सुनिश्चित कर दिया और वह विदा होकर अपने पति के घर की शोभा बन गई। किसी से नहीं मिला,
ये तो इत्तेफाक है कि मैंने तुम्हें पार्क में देखा। अभी 4 दिनों पहले ही तो मैं यहां आया हूं और पास में ही फ्लैट लेकर रह रहा हूं। अकेला हूं। शाम को टहलने निकला तो तुम्हें देख लिया। पहले तो पहचान नहीं पाया, फिर यकीन हो गया कि ये मेरी मीनू ही है। दुर्गेश ने विनम्रता से कहा। मेरी मीनू हूं। ये तुमने मेरी मीनू की क्या रट लगा रखी है? मैं केवल अपने पति की ही मीनू हूं, समझे तुम? और अब तुम यहां से जाओ। मेरी संध्याकालीन क्रिया का समय हो गया है और उसमें मैं किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीनू ने विरक्त होते हुए कहा। ठीक है, मैं आज जाता हूं, पर एक दिन अवश्य आऊंगा तुमसे अपने मन की बात कहने और तुम्हारे मन में बसी नफरत को खत्म करने। कहता हुआ दुर्गेश चला गया। मीनू अपनी तैयारी में लग गई, किंतु ध्यान भटक रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, फिर आज यह भटकन क्यों? क्यों मन अतीत की ओर भाग रहा है? अतीत जहां केवल वह थी और था दुर्गेश। अतीत वर्तमान बनकर उसके सामने रह रहकर अटखेलियां कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म को रिवाइंड करके देखा जा रहा है। उसके हृदय में मंथन हो रहा था। उसके वर्तमान को मुंह चिढ़ाते अतीत से पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अतीत ने उसे सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए थे। उसे याद आ रहा था वह दिन जब वह पहली बार दुर्गेश से मिली थी। वह अपनी मित्र रेशमा के घर गई थी। वहां उसकी 2 और सहेलियां भी आई थीं, मनीषा और रेशु। रेशमा उन सबको लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहां पहले से ही उसके भाई के 2 और मित्र बैठे थे। दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे। रेशमा के भाई डॉक्टर थे, डॉ योगेश। उन्होंने सबसे मिलवाया, फिर सबने एक साथ चाय पी। वहीं उसने दुर्गेश को देखा। रेशमा ने ही बताया, ये दुर्गेश भाई साहब हैं, कैप्टन हैं, और यह उनके मित्र कैप्टन ओम प्रकाश हैं। सबने हाय हेलो की, औपचारिकताएं निभाईं और वहां से विदा हो गए। मीनू पहली बार में ही दुर्गेश की ओर आकर्षित हो गई थी। दुर्गेश का गोरा चेहरा, पतली पतली मूंछें, होठों पर मंद मुस्कान, आंखों में किसी को भी जीत लेने की चमक, टी शर्ट की आस्तीनों से झांकती बगुले के पंख सी सफेद पुष्ट बाहों को देखकर मीनू मोहित हो गई थी। घर आकर वह कुछ अनमनी सी हो गई थी। सबने इस बात को गौर किया, पर कुछ समझ न सके। दिन गुजरते रहे और कुछ ऐसा संयोग बना कि कहीं न कहीं दुर्गेश उसे मिल ही जाता था। फिर यह मिलना दोस्ती में बदल गया। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। घंटों दोनों दरिया किनारे घूमने चले जाते थे, बातें करते थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थीं। दोनों भविष्य के सुंदर सपने संजोते थे। दोनों के ही परिवार इस प्यार के विषय में जान गए थे और उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने अपना मंतव्य बताया तो दोनों परिवारों ने इस संबंध को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और एक छोटे से समारोह में उनकी सगाई हो गई। अब तो मीनू के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। इधर दुर्गेश भी बराबर ही उसके घर आने लगा था। सबने उसे घर का ही सदस्य मान लिया था। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी। केवल 10 दिन ही शेष थे कि अचानक दुर्गेश को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में झांसी जाना पड़ गया। 1-2 माह की ट्रेनिंग के बाद विवाह की तिथि आगे बढ़ा दी गई। दोबारा तिथि निश्चित हुई तो दुर्गेश के ताऊ का निधन हो गया। 1 वर्ष तक शोक मनाने के कारण विवाह की तिथि फिर आगे बढ़ा दी गई। इस प्रकार किसी न किसी अड़चन से विवाह टलता गया और 2 वर्ष का अंतराल बीत गया। मीनू की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। यूनिवर्सिटी में उसकी सहेलियां पूछतीं, क्या हुआ मीनू, कब शादी करेगी? यार, इतनी भी देरी ठीक नहीं है। कहीं कोई और तेरे प्यार को ले उड़ा तो हाथ मलती रह जाएगी। नहीं, वह मेरा है, मुझे धोखा नहीं दे सकता, और जब मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मिलेगा ही। मीनू स्वयं को आश्वस्त करती। दुर्गेश 15 दिनों की छुट्टी लेकर घर आ रहा था। उसने आश्वासन दिया था कि इस बार विवाह की तिथि निश्चित करके ही रहेगा। मीनू उससे आखिरी बार मिली। उसे नहीं पता था कि यह मिलना वास्तव में आखिरी था। अचानक उसे आभास हुआ कि शायद अब वह दुर्गेश को कभी नहीं देख पाएगी। दिल धक से हो गया, लेकिन फिर आशा दिलासा देने लगी, नहीं, वह तेरा है, तुझे अवश्य मिलेगा। एक और संशय रूपी नाग फन काढ़े हुए था और दूसरी ओर आशा मीनू को आश्वस्त कर रही थी। इन दोनों के बीच डूबते उतराते हुए 1 सप्ताह बीत गया कि अचानक वज्रपात हुआ। उसके पापा के पास दुर्गेश के पिता का पत्र आया
जिसमें उन्होंने विवाह करने में असमर्थता बताई थी, बिना किसी कारण के। वह हतप्रभ थी। ये क्या हुआ? वह तो दुर्गेश के पत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। पत्र तो नहीं आया, लेकिन उसका फरमान जरूर आया था। उसका दम घुट रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे जीवित ही दीवार में चुनवा दिया गया हो। चारों ओर से निगाहें उसकी ओर उठती थीं, कभी व्यंग्यात्मक और कभी करुणा भरी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, ताजे ठंडे हो गए, अब तो जमीन पर आ जाओ। उसने पलट कर देखा। उसकी सबसे गहरी मित्र रेशमा हंस रही थी। वह तिलमिला उठी, लेकिन कुछ न कहकर वह क्लास में चली गई। वहां भी कई सवालिया नजरें उसे देख रही थीं। धीरे धीरे ये बातें पुरानी हो रही थीं। अब उससे कोई भी कुछ नहीं पूछता था। एक रोज रेशमा ने हमदर्दी से कहा, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और वह मीनू से लिपट गई। 6 महीनों बाद ही पापा ने उसका विवाह महेश से सुनिश्चित कर दिया और वह विदा होकर अपने पति के घर की शोभा बन गई। विवाह की पहली रात वह सुहाग सेज पर सकुचाई सी बैठी थी। कमरे की दीवारें हल्के नीले रंग की थीं, नीले पर्दे पड़े हुए थे। नीले बल्ब की धीमी रोशनी बड़ा ही रूमानी समा बांध रही थी। वह चुपचाप बैठी कमरे का मुआयना कर रही थी कि तभी एक आवाज आई, मीनू, जरा घड़ी उधर रख देना। महेश का स्वर सुनकर वह धक से रह गई। खड़ी होकर उसने महेश की घड़ी ली और साइड टेबल पर रख दी। अब क्या होगा? महेश मेरे अतीत को जानने का प्रयास करेंगे। मैं क्या कहूंगी? मौसी ने कहा था, बेटी, पिछले जीवन की कोई भी बात पति को न बताना। पुरुष शक्की होते हैं। भले ही उनका अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन पत्नी के अतीत में किसी और से नजदीकियां रखना उन्हें स्वीकार्य नहीं होता है। लेकिन महेश ने कुछ भी नहीं पूछा, बस उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया और स्वयं ही कहने लगे, मीनू, मैं यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूं। इतना वेतन मिल जाता है कि अपने परिवार का गुजारा हो जाए। मेरे पास एक पुराने मॉडल की मारुति कार है जो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सुखी रख सकूं। मैं थोड़े में ही संतुष्ट रहता हूं और तुमसे भी यही आशा करता हूं। वह मन ही मन बोल उठी, काश इस समय मैं दुर्गेश की बाहों में होती। एक प्रकार से वह दोहरे व्यक्तित्व को जी रही थी। मीनू हतप्रभ रह गई। ये कैसी सुहागरात थी? न कोई प्यार की बात, न कोई मनोहार, बस एक छोटी सी आरजू जो महेश ने उसे कितने शांत भाव से साफ साफ कह दी, जैसे जीवन का सारा सार ही निचोड़ कर रख दिया हो। उसे गर्व हो रहा था। वह डर रही थी कि कहीं अतीत का साया उसके वर्तमान पर काली परछाई न बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह सब कुछ भुलाकर महेश की बाहों में समा गई। उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह महेश की है और संपूर्ण निष्ठा से महेश को सुखी रखने का प्रयास करेगी। अब उन दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का अस्तित्व वह सहन नहीं करेगी। महेश पेशे से एक मनोवैज्ञानिक थे। शायद इसीलिए उन्होंने उसके मनोभावों को समझकर उसके अतीत को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। 2 वर्षों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जो हूबहू महेश की ही परछाई थी। जब महेश ने उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखें छलक आईं। गदगद होकर बोले, मीनू, तुमने बड़ा ही प्यारा तोहफा दिया है। मैं प्यारी सी बेटी ही चाहता था और तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। और उन्होंने मीनू के माथे पर आभार का एक चुंबन अंकित कर दिया। उस बेटी का नाम रखा गया वान्या। वान्या के 3 वर्ष की होने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बड़े प्यार से महेश ने उसका नाम रखा कुणाल। अब वह बहुत खुश थी कि उसका जीवन धन्य हो गया। वह एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी कि उसके जीवन में फिर एक बेटी का आगमन हुआ, मान्या। कुणाल बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे एक छोटी बहन चाहिए थी जो उसे मिल गई थी। हंसते खेलते विवाह के 15 वर्ष बीत गए थे कि एक दिन महेश के सीने में अचानक दर्द उठा। वह उन्हें लेकर अस्पताल भागी, जहां पहुंचने के कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और कहा यह नैसर्गिक हृदयाघात था। अब वह तीनों बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। यूनिवर्सिटी के कार्यालय में ही उसे नौकरी मिल गई और जीवन फिर धीमी गति से एक लीक पर आ गया। वान्या और मान्या ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी।
कुणाल इंजीनियर बन गया था। उसने तीनों बच्चों का विवाह उनकी पसंद से कर दिया। तीनों ही खुश थे। वान्या और मान्या दोनों ही मुंबई में थीं और कुणाल अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी चला गया था। बच्चों के जाने से घर में चारों ओर एक नीरवता छा गई थी। तीनों बच्चे चाहते थे कि वह उनके साथ रहे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अब अकेले रहना अच्छा लग रहा था, जैसे जीवन की भागदौड़ से थक गई हो। उसकी सेवानिवृत्ति के 3 वर्ष बाकी थे। उसने वीआरएस ले लिया था क्योंकि अब वह नौकरी भी नहीं करना चाहती थी। जो कुछ पूंजी उसके पास थी, उसने साउथ सिटी में 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज हुई। वह यादों के भंवर से बाहर आ गई। वह बहुत परेशान थी। शायद हृदय में अभी भी दुर्गेश के लिए कुछ भावनाएं व्याप्त थीं। तभी तो न चाहते हुए भी उसके विषय में सोच रही थी। क्या यह सच है कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता? उसने अपनी अंतरात्मा से प्रश्न किया। हां, उत्तर मिला। तो क्या करे? क्या दुर्गेश से दोबारा मिलना उचित होगा? कहीं वह कमजोर न पड़ जाए। नहीं नहीं, वह बड़बड़ा उठी। वह क्यों कमजोर पड़ेगी? जिसने उसके जीवन के माने ही बदल दिए थे, उस धोखेबाज से वह क्यों मिलना चाहेगी? उसका और मेरा अब नाता ही क्या है? मीनू मन ही मन सोच रही थी। उसके मन में फिर विचार आया। एक बार वह उससे मिलकर अपना अपराध तो पूछ लेती। क्या उसने सच में धोखा दिया था या कोई और मजबूरी थी? उसकी कुछ भी मजबूरी रही हो, मेरा जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया था। फिर कैसा मिलना? मीनू के मन में विरोधी विचारधाराएं चल रही थीं, लेकिन फिर उसका हृदय दुर्गेश से मिलने के लिए प्रेरित करने लगा। हां, उससे एक बार अवश्य ही मिलना होगा। वह अपनी मजबूरी बताना भी चाह रही थी, लेकिन उसने सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब उसने सोच लिया कि कल सायंकाल पार्क में जाएगी, जहां शायद उसका सामना दुर्गेश से हो जाए। बिस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि रात के 2 पहर बीत चुके थे, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। मन बेलगाम घोड़े की तरह अतीत की ओर भाग रहा था। दुर्गेश, जिसने उसकी कुंगारी रातों में चाहत के अनगिनत सपने जगाए थे। दुर्गेश, जिसकी कदमों की आहट उसकी दिल की धड़कनें बढ़ा देती थीं। दुर्गेश, जिसकी आंखें सदैव उसे ढूंढती थीं। उसे याद आता है कि एक बार दोपहर में वह सो गई थी कि अचानक ही दुर्गेश आ गया था। उसने उसे झकझोर कर उठाया तो वह अचकचाकर दिग्भ्रमित सी इधर उधर देखने लगी। डूबते सूर्य की रश्मियां उसके मुख पर अठखेलियां कर रही थीं। दुर्गेश उसे अपलक देखते हुए बोल पड़ा, इतना सुंदर सूर्यास्त तो मैंने अब तक के जीवन में कभी नहीं देखा। और उसका चेहरा अबीरी हो उठा था। दुर्गेश, जिसने पहली बार जब उसे अपनी बाहों में लेकर उसके होंठों पर अपने प्यार की मुहर लगाई थी, उस चुंबन को वह अभी तक न भूल सकी थी। जब भी वह पूगेंद्र के साथ अंतरंग पलों में होती थी, तो उसे महेश की हर सांस, हर स्पर्श में दुर्गेश का आभास होता था। वह मन ही मन बोल उठती थी, काश इस समय मैं दुर्गेश की बाहों में होती। एक प्रकार से वह दोहरे व्यक्तित्व को जी रही थी। प्रतिपल दुर्गेश एक परछाई की तरह उसके साथ रहता था। जब भी वह दुर्गेश के विषय में सोचती, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती, मीनू, तू अपने पति से विश्वासघात कर रही है। नहीं नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही हूं। मेरे तन और मन पर मेरे पति महेश का ही अधिकार है। लेकिन यदि अतीत की स्मृतियां हृदय में फांस बनकर चुभी हुई हैं, तो यादों की टीस तो उठेगी ही ना। स्मृतियों के झीने आवरण से अक्सर ही उसे दुर्गेश का चेहरा दिखता था और वह बेचैन हो जाती थी। किंतु जब से महेश उसके जीवन से चले गए, वह हर पल, हर सांस महेश के लिए ही जीती थी। यह सत्य था कि दुर्गेश की स्मृतियां उसे झकझोर देती थीं, लेकिन महेश की शांत आंखें उसके आसपास होने का एहसास दिलाती थीं। हर पल उसे कानों में महेश की आवाज सुनाई देती थी। उसे लगता, महेश पूछ रहे हैं, क्या हुआ मीनू? क्यों इतनी उद्विग्न हो रही हो? मैं तो सदा ही तुम्हारे पास हूं ना, तुम्हारे व्यक्तित्व में गुलामिला। यह सत्य है कि महेश का साया उसके अस्तित्व से लिपटा रहता था। फिर भी वह क्यों दुर्गेश से मिलना चाहती है, जिसने किसी मजबूरी से ही सही उससे नाता तोड़ा और अब 35 वर्षों बाद उसे अपनी सफाई देना चाहता है? क्या वह पहले नहीं ढूंढ सकता था?
महेश के जाने के बाद वह अक्सर ही एक गीत गुनगुनाती थी। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। किसके लिए था यह गीत? दुर्गेश के लिए? महेश के लिए? दोनों ही तो खो गए थे। और हां, वह इस भीड़ भरी दुनिया में तन्हाई का ही जीवन व्यतीत कर रही थी। यादों का सैलाब उमड़ घुमड़ रहा था। 15 वर्षों के क्षणिक जीवन में भी महेश ने उसे इतना प्यार दिया था कि वह सराबोर हो उठी थी। लेकिन कहीं न कहीं आसपास दुर्गेश के होने का एहसास होता था। हालांकि हर बार वह उस एहसास को दबा देती थी, यह सोचकर कि यह महेश के प्रति विश्वासघात होगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे महेश ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मीनू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। महेश ने जब अपनी आंखें बंद की तब वह निराश हो उठी। उसके मन में एक आक्रोश जागा। यदि दुर्गेश ने धोखा न दिया होता तो वह असमय वैरागिनी न बनी होती और उसकी चाहत दुर्गेश के लिए नफरत में बदल गई। उसे सामने पाकर वह नफरत ज्वालामुखी बन गई। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना है, किसी भी दशा में नहीं मिलना है। वह निर्मोही पाषाण हृदय नफरत का ही हकदार है। यदि वह आएगा भी तो उससे नहीं मिलेगी, मन ही मन में सोच रही थी। लेकिन फिर विरोधी विचार मन में पनपने लगे। आखिर एक बार तो मिलना ही होगा। देखें क्या मजबूरी बताता है। और इस प्रकार आशा निराशा के बीच झूलते हुए रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। खिड़की का पर्दा थोड़ा खिसका हुआ था। धूप की तीव्र किरण उसके मुख पर आकर ठहर गई थी। धूप की तीव्रता से वह जाग गई। देखा, दिन के 11 बजे थे। ओहो, कितनी देर हो गई, नित्य कर्म का समय बीत जाएगा। जल्दी से नहा धोकर उसने महेश की तस्वीर के आगे दिया जलाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, मानो उनका आह्वान कर रही हो, बताइए मैं क्या करूं? क्या दुर्गेश से मिलना उचित होगा? मैं हां नहीं के दौराहे पर खड़ी हूं। एक मन आता है कि मिलना चाहिए, तुरंत ही विरोधी विचार मन में पनपने लगते हैं। नहीं, अब और क्या मिलना मिलाना, विगत पर जो चादर पड़ गई है समय की, उसको न हटाना ही ठीक होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे महेश ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मीनू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कुछ भी गलत नहीं करोगी और फिर मैं तुम्हें कोई भी कदम उठाने से रोकूंगा नहीं। तुम एक बार दुर्गेश से मिल लो, शायद तुम्हारी जीवन नौका को एक साहिल मिल ही जाए। हां, यही ठीक होगा, उसने मन में सोचा। दूसरे दिन सायंकाल वह जल्दी से तैयार हुई। अपनी मनपसंद रंग की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज पहना, बालों का डीला ढाला जुड़ा बनाया। अनजाने में ही उसने दुर्गेश के पसंदीदा रंग के वस्त्र पहन लिए थे। आईने में वह खुद को देखकर चौंक उठी। क्यों? ये क्या किया मैंने? क्यों उसी रंग की साड़ी पहनी जो दुर्गेश को पसंद थी? क्या इस प्रकार वह अपने सुप्त प्यार का इजहार कर बैठी? नहीं नहीं, यह तो इत्तेफाक है, उसने खुद को आश्वस्त किया। जब वह पार्क में पहुंची तो दुर्गेश कहीं नजर नहीं आया। वह चारों ओर देख रही थी, लेकिन बेकार। क्या उसने गलती की है यहां आकर? क्या वह दुर्गेश को अपनी कमजोरी का एहसास कराना चाहती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वह तो दुर्गेश के इशारों पर ही यहां आई थी। आखिर उनकी बात भी तो सुननी ही चाहिए ना। दुर्गेश को पार्क में न देखकर वह लौट पड़ी। तभी मीनू दुर्गेश का स्वर सुनाई दिया। वह ठिठक गई, शरीर में एक सिहरन सी हुई। कैसे सामना करे वह उसका? कल तो झिड़क दिया था और आज मिलने आ पहुंची। भला वह क्या सोचेगा? पर वह अचल खड़ी ही रही। दुर्गेश सामने आकर खड़ा हो गया। मिलने आई हो ना? मैं जानता था कि तुम आओगी। अवश्य ही, दुर्गेश ने संयत स्वर में कहा। चलो बेंच पर बैठते हैं। और वह निशब्द दुर्गेश के साथ बेंच पर जाकर बैठ गई। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कल और आज में कितना अंतर था। कल वह एक चोट खाई नागिन सी बल खा रही थी और आज दुर्गेश के सम्मोहन में बंधी बैठी थी। दोनों के बीच कुछ पलों का मौन पसरा रहा। फिर दुर्गेश ने ही चुप्पी तोड़ी। मीनू, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही चाहता हूं कि तुम्हारे मन में अपने लिए बसी नफरत को यदि किसी प्रकार दूर कर सकूं तो शायद चैन मिल जाए। 35 वर्ष बीत चुके हैं पर चैन नहीं है। तुम्हें तलाशता रहा कि शायद जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारा साथ मिल जाए, पर असफलता ही हाथ लगी। अब मीनू चुप नहीं रह सकी। क्यों? आपने विवाह किया होगा, आपके भी बाल बच्चे होंगे, तो फिर चैन क्यों नहीं?
दुर्गेश ने कातर दृष्टि से उसे देखा। नहीं मीनू, विवाह नहीं किया। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा किसी के लिए कोई भी स्थान नहीं था। फिर क्यों आपने धोखा दिया? मीनू ने भरे गले से पूछा। धोखा? हां, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी नजर में ही नहीं, तुम्हारे परिवार की नजरों में भी मैं धोखेबाज ही हूं। पर यदि तुम विश्वास कर सको तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा और क्या होता है दुर्गेश? तुम्हारा पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता ने एक तरफा फैसला सुना दिया बिना किसी कारण के। यदि विवाह करना ही नहीं था तो सगाई का ढोंग क्यों किया? मीनू ने तड़प कर कहा। हां, तुम सही कह रही हो। कुछ तो अपराध मेरा भी था। मुझे ही तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। इससे पहले कि मेरे पिता का इनकार में पत्र आता, न जाने क्यों मैं कमजोर पड़ गया और पिता की हां में हां मिला बैठा। दरअसल उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें दहेज की आशा थी जो तुम्हारे घर से पूरी नहीं हो सकती थी। उसी समय भोपाल के एक धनवान परिवार ने जोर लगाया और पिताजी को मनमाना दहेज देने का आश्वासन दिया। पिताजी झुक गए। मैं भी उनकी हां में हां मिला बैठा। लेकिन जब विवाह की तिथि निश्चित हुई और ऐसा लगा कि विवाह के लिए मना कर दिया, भला जो स्थान तुम्हारा था वह मैं किसी और को कैसे दे सकता था? तभी मुझे फ्रंट पर जाने का पैगाम आया और मैं सीमा पर चला गया। मेरे और तुम्हारे बीच में विछोह का गहरा सागर आ गया है। हम कभी भी मिल नहीं सकेंगे। तो मैं तड़प उठा और तत्काल ही मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब मैं लौटा तब तुम्हारे ही किसी परिचित से पता चला कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। मैं खामोश हो गया और उसी दिन यह प्रतिज्ञा ली कि अब यह जीवन तुम्हारे ही नाम है। मैं विवाह नहीं करूंगा। समय का इतना लंबा अंतराल बीत चुका है कि सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। मैंने कभी तुम्हारे वैवाहिक जीवन में दखल न देने की सोच ली थी, इसलिए एकाकी जीवन बिताता रहा। समय की आंधी में हम दोनों तिनकों की तरह उड़ चले। मुझे तो तुम्हारे मिलने की कोई भी आशा नहीं थी। कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ हूं और यहां एक फ्लैट लेकर रहने आ गया। जीवन का इतना लंबा समय बीत चुका है कि अब जो कुछ पल बचे हैं उन्हें शांतिपूर्वक बिताना चाहता था कि समय देखो, अचानक तुमसे मुलाकात हो गई। दुर्गेश चुप हो गया था। मीनू के नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। दिल में फंसा हुआ जख्मों का गुब्बार आंखों की राह बाहर निकलना चाहता था और वह उन्हें रोकने का कोई प्रयास भी नहीं कर रही थी। रात्रि गहरा रही थी। चलो मीनू, अब घर चलें, दुर्गेश ने उठते हुए कहा। मीनू चौंक कर उठी। अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की ठंड थी जो सिहरन पैदा कर रही थी। दोनों उठ खड़े हुए और अपने अपने रास्ते हो लिए। घर आकर मीनू ने एक सैंडविच बनाया और एक कप चाय के साथ खाकर बिस्तर पर लेटने का उपक्रम करने लगी। आंखें नींद से मुंदी जा रही थीं। मीनू का प्रारब्ध तो उसका अकेलापन था, क्योंकि बच्चे उससे दूर अपनी दुनिया में व्यस्त थे। लेकिन एक नया क्षितिज जीवन संध्या की राह पर अकेली खड़ी मीनू का बाएं पसार कर स्वागत करने को आतुर है। ऐसे में क्या करेगी वह? चारों ओर अथाह जलराशि फैली थी। कहीं किनारा नजर नहीं आ रहा था। मीनू पानी में घिरी हुई थी। क्या डूब जाएगी? आखिर उसे तैरना भी तो नहीं आता था। वह पानी में हाथ पांव मार रही थी। बचाओ! वह चिल्लाना चाह रही थी, किंतु उसकी आवाज गले में फंसी फंसी सी लग रही थी। शायद गले में ही घुट कर रह जा रही थी। पर कोई नहीं आया बचाने और अब उसने अपने आप को लहरों के भरोसे छोड़ दिया। जिधर लहरें ले जाएंगी उधर ही चली जाएगी। और वह तिनके की तरह बह चली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। देखें, समय का क्या फैसला होता है। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य साया सा सामने खड़ा है और अपना हाथ बढ़ा रहा था। वह उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर सब बेकार। ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजी और वह चौंक कर उठ गई। कहां गई वह अथाह जलराशि? वह तो डूब रही थी। फिर क्या हुआ? वह तो बेंच पर लेटी है। तो क्या यह स्वप्न था? यह कैसा स्वप्न था? लैंडलाइन का फोन लगातार बज रहा था। उसने फोन का रिसीवर उठाया। हेलो हेलो मां, मैं बोल रहा हूं कुणाल। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूं बेटा, तुम बताओ कैसे हो? त्रिशा का क्या हाल है? डिलीवरी कब तक होनी है? उसने चिंतित स्वर में पूछा। वह ठीक है, इस माह की 25 तारीख तक उम्मीद है। पर आप परेशान मत होना, सासू मां प्रसव के समय आ जाएंगी। और हां,
मेरा प्रोजेक्ट 2 वर्षों के लिए और बढ़ गया है। ओके माँ, बाय, सी यू। कुछ क्षण तक रिसीवर हाथ में लिए वह खड़ी रही। मन में विचार उठ रहा था, बहू का प्रथम प्रसव है, मैं भी तो आ सकती थी बेटा। उसने कहना चाहा, पर वाणी अवरुद्ध हो गई और वह कुछ भी न बोल सकी। शायद बहुओं को अपनी सास पर उतना भरोसा नहीं रह गया है, तभी तो अभी भी मां का आंचल ही पकड़े रहना चाहती हैं। महेश की मृत्यु के बाद किस प्रकार उसने अपने 3 बच्चों की परवरिश की, यह तो वह ही जानती है। विवाह के तत्काल बाद ही कुणाल तृष्या को लेकर जर्मनी चला गया था। मीनू की हसरत ही रही कि घर में बहू के पायल की छन छन गूंजे। सुबह की दिनचर्या निबटाकर उसने कॉफी बनाई कि अकस्मात उसे उलझन सी होने लगी। यह क्या, इस मौसम में पसीना तो आता नहीं। फिर क्या हुआ? उसने कॉफी का एक घूंट भरा, 2 बिस्कुट के साथ कॉफी खत्म की। थोड़ा सा आराम मिला, किंतु फिर वही स्थिति हो गई। ऐसा लगा कि उसके सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं जब महेश की मृत्यु हुई थी। तो फिर यह क्या है? क्या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है? वह थोड़ा सशंकित हो रही थी। क्या डॉक्टर को दिखाना होगा? हाँ, उसे डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही पड़ेगी, पर अकेले कैसे जाए? हो सकता है कि रास्ते में तबीयत और खराब हो जाए। ऐसे में क्या करे? किसी को बुलाए? क्या दुर्गेश को फोन करे? हाँ, यही ठीक होगा। उसने दुर्गेश को फोन मिलाया। हेलो, दुर्गेश का स्वर सुनाई दिया। मैं बोल रही हूं, उसने इतना ही कहा कि दुर्गेश बोल पड़ा। मीनू, क्या बात है? ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ तबीयत खराब लग रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूं। और फोन कट गया। मीनू ने अपने कपड़े बदले और दुर्गेश की प्रतीक्षा करने लगी। अभी भी उसके सीने में बाईं ओर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। गाड़ी का हॉर्न बजा, दुर्गेश आ गया था। डॉक्टर कोठारी अपने नर्सिंग होम में ही थे। वह बड़े ही मशहूर हार्ट सर्जन थे। जब दुर्गेश मीनू को लेकर वहां पहुंचा तो डॉक्टर कोठारी ने कहा, आह कर्नल सिंह, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मीनू ने कृतज्ञता से दुर्गेश की ओर देखा। कितनी चिंता है इन्हें, वह मन ही मन सोच रही थी। डॉक्टर कोठारी ने मीनू का चेकअप किया और चेंबर से बाहर आकर कहा, कर्नल सिंह, 30% ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी करनी होगी, कल आप इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर, कहकर दुर्गेश मीनू को लेकर बाहर आ गया। क्या तुम डॉक्टर कोठारी को पहले से जानते हो? मीनू ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, हम आर्मी में साथ थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ज्वाइन किया। हम दोनों की अच्छी मित्रता थी, दुर्गेश ने कहा। घर आकर मीनू चिंतित हो रही थी कि वह तो अकेली है, कैसे संभालेगी खुद को, कौन देखभाल करेगा उसकी। क्या सोच रही हो मीनू, कोई समस्या है? दुर्गेश ने बिनती स्वर में पूछा। हाँ दुर्गेश, समस्या तो है ही, मैं अकेली हूं, कौन उठाएगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी? कुणाल आ नहीं सकेगा, सोचती हूं बेटियों को ही खबर कर दूं। मीनू का चिंतित होना स्वाभाविक था। तुम चाहो तो मैं फोन कर देता हूं, वैसे तो मैं हूं ना, अभी तो तुम मेरी ही जिम्मेदारी हो, दुर्गेश ने आश्वस्त करते हुए कहा। मीनू संकोच के बोझ से दबी जा रही थी, फिर भी तत्काल बोल उठी। नहीं नहीं, मैं ही फोन कर लेती हूं, आपका फोन करना उचित नहीं होगा, नहीं तो वे क्या सोचेंगे? दुर्गेश ने आहत नजरों से उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो वही करो। वैसे मैं सदैव तुम्हारे लिए तत्पर रहूंगा, बस एक फोन कर देना, हिचकिचाना नहीं, मैं वही दुर्गेश हूं। और दुर्गेश चला गया। मीनू थोड़ी शर्मिंदा हो गई। वह तो मेरा इतना ख्याल रख रहा है और मैं अभी भी उसे परायपन का बोध करा रही हूं। मीनू ने वान्या को फोन मिलाया। बड़ी देर तक टूटू की आवाज आती रही। फिर उसने बड़े दामाद योगेश को फोन किया। फोन लग गया। हेलो, आवाज आई। हाँ बेटा, योगेश, मैं बोल रही हूं, मीनू। वान्या का फोन नहीं लग रहा है, क्या बात हो सकती है? मम्मी जी, मैं तो इस समय मीटिंग में हूं, आप वान्या को दोबारा फोन मिलाइए। और फोन कट गया। अब मीनू ने मान्या को फोन मिलाया। हाँ मां, कैसी हो? पता है मां, मैं और दीदी अपने परिवार के साथ यूरोप जा रहे हैं, पूरे 1 महीने के लिए, छुट्टियां वहीं बिताएंगे। बात दरअसल ये है मां कि योगेश जीजा और मेरे पति मृणाल अपने अपने व्यवसाय में काम करते हुए थक गए हैं, कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। सोचा था
1 सप्ताह के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज भी तो जरूरी है। हाँ, आप बताइए, कोई खास बात है जो इस समय फोन किया? यह सोच सोचकर वह अभिभूत हो रही थी कि अगर दुर्गेश न होते तो क्या होता। संतानों ने तो अपना अपना ही देखा। क्यों बेटा, क्या तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? वह कहना चाह रही थी, पर फिर कटकर बोली, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कराने के लिए कल एडमिट होने को कहा है। मैं तो अकेली हूं, कैसे मैनेज करूंगी? फिर उसने मान्या को फोन किया। इनको कहते हैं कि किसी तरह दवा से 1 महीना कट जाए तो ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग लौट आएंगे। बड़ी मुश्किल से यह सिलसिला 3 बजे से शुरू हुआ था, बिल्कुल, वरना मुसीबत हो जाती। सुप्रिया और योगेश जीजा बहुत उत्साहित हैं, नाराज तो नहीं है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम अपने प्रोग्राम को रद्द मत करो, मीनू ने आहत स्वर में कहा। अब एसीएल की स्थिति कैसी है? दुर्गेश ने उसकी चिंता दूर करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के तुरंत बाद ही उसका इलाज शुरू हो गया। 4 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दूसरे दिन उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसे कुछ भी पता नहीं चला कि सब कुछ कैसे हुआ। जब होश आया तो उसने दुर्गेश को अपने बिस्तर के पास आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए अधलेटे देखा। वह बहुत ही मासूम लग रहा था। थकान और चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसका एक हाथ उसके हाथ पर रखा था, जैसे वह उसकी देखभाल कर रहा हो। क्या हुआ? तबीयत कैसी लग रही है? दुर्गेश ने घबरा कर पूछा। बेचैनी थी उसकी आवाज में, यह मीनू ने महसूस किया। वह सोच रही थी, अगर दुर्गेश न होते तो क्या होता? संतानों ने तो अपना अपना ही देखा, और मुझे क्या? वह कृतज्ञता से दबी जा रही थी। वह 3 दिन हॉस्पिटल में रही, और इन 3 दिनों में दुर्गेश ने उसकी सेवा में दिन और रात नहीं देखा। चौथे दिन जब वह घर लौटी तो वह बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। दुर्गेश ने उसे हर तरह से सहारा दिया। इलाज का जो भी खर्च था दुर्गेश ने खुशी खुशी वहन किया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी तरह प्रायश्चित कर रहा हो। जब मीनू पूरी तरह स्वस्थ हो गई तब दुर्गेश ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया और उसे अलविदा कहा। मीनू और दुर्गेश एक दूसरे के लिए प्रिय हो गए थे। दुर्गेश ने उसे दोबारा खोने की चिंता को दूर किया। अब वह उससे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह उसे किस अधिकार से रोक सकती है? वह सोच रही थी। वह इतना कुछ कर चुका है, क्या यह उसका प्यार नहीं था? हां, प्यार तो था, लेकिन मीनू का यह विश्वास था कि दुर्गेश उसे अपनाएगा। लेकिन क्या वे समाज के फैसले को बदल सकते थे? सार्वजनिक नजरों में गिरने का डर मीनू को था। समाज हमें जीने नहीं देगा, लोग हमें ताने देंगे और फिर मेरे बच्चे भी मेरा नाम खराब करेंगे, उसने कहा। क्या तुम समाज की इतनी परवाह करती हो? समाज ने तुम्हें क्या दिया है? अकेलापन, अवसाद, त्रासदी। क्या एक महिला को जीने के लिए ये 3 सहारे ही चाहिए? क्या तुम्हें हंसने और खुश रहने का अधिकार नहीं है? और शादी केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं होती, यह एक साथी की आवश्यकता होती है, जब हर व्यक्ति को किसी साथी की जरूरत होती है। और इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी जरूरत है। अगर हां, तो हम पुराने कड़वे अनुभवों को नए रूप में जी सकते हैं, दुर्गेश ने कहा। मीनू थोड़ी चौंकी। विवाह इस उम्र में? नहीं दुर्गेश, समाज हमें जीने नहीं देगा। क्या तुम समाज की इतनी परवाह करती हो? अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते? यह सच है कि 35 वर्षों पूर्व का बीता हुआ समय लौट कर नहीं आएगा, पर आगे जो भी समय है हम उसे भरपूर झेंगे। तुम कहती हो बच्चे तुम्हारा ही नाम धरेंगे, तो जरा सोचो, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई, और जब तुम्हारा समय आया तब उन्होंने मुंह फेर लिया। अब उन्हें अपना अपना परिवार ही प्यारा है। उनकी दृष्टि में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जीवन की वास्तविकता दिखा रहा हूं। यह समाज ऐसा ही है और तुम्हारे बच्चे भी इससे बाहर नहीं हैं। उनकी निगाह में तुम एक आदर्श महिला हो, जिन्होंने जीवन की सारी कठिनाइयों का अकेले सामना कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जो तुम्हारा कर्तव्य भी था। किंतु उन्हें यह याद नहीं कि उनका भी कुछ कर्तव्य है।
उन्होंने तुम्हें पूरी तरह से तंग कर लिया। तुम्हारी अपनी इच्छाएं, कामनाएं और उनसे तुम्हारी अपेक्षाएं, इन्हें किसी भी चीज से सरोकार नहीं है। हो सकता है कि वे लोग तुम्हें सम्मान दे रहे हों, लेकिन क्या तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं इतनी आसानी से दाब दी जानी चाहिए? स्वरा ने कुणाल को फोन किया, लेकिन उसका फोन बार बार कट रहा था। काफी देर बाद फोन आया। हेलो। कुणाल की आवाज थोड़ी चिढ़ी हुई थी। क्या हुआ मां, क्या समस्या है? बेटा, बात यह है कि मुझे हार्ट की समस्या हो गई है, एंजियोग्राफी हुई है। 1 सप्ताह हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि अकेले रहना मुश्किल हो रहा है। किसी न किसी को तो मेरे पास होना चाहिए। वह तो एक परिचित थे जिन्होंने बहुत मदद की और अभी भी एक नर्स को एंगेज कर रखा है। ठीक किया। देखो मां, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता और अब अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। तान्या दीदी और मान्या अपने परिवार के साथ टूर पर जा रही हैं। वे दोनों भी नहीं आ पाएंगी। अपना ख्याल रखना, और हां, उन सज्जन को मेरा हार्दिक धन्यवाद कहना जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की। मीनू स्तब्ध हो गई। ये मेरी संतानें हैं जिनके लिए मैंने अपने कितने सुखों की परवाह नहीं की। महेश की मृत्यु के समय वह बिल्कुल ही युवा था। बहुतों ने उससे विवाह करने के लिए कोशिश की, लेकिन वह अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी और 33 बच्चों के साथ उसे कोई स्वीकार नहीं करता। सो वह अपने बच्चों के लिए ही जीती रही। किंतु अब क्या हुआ? आज बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे मां का ख्याल रख सकें। विज्ञान ने उसे यह आभास कराया कि उसका स्वप्न अब समाप्त हो गया था। वह अपनी अथाह जलराशि को नष्ट होते हुए देख रही थी और वह अदृश्य हाथ शायद दुर्गेश का था। सूर्य ने उसे स्थिति से और नीचे गिरा दिया। अब हर कोई हंस रहा था, लेकिन सुधा ने फैसला किया कि अब वह अपने लिए जिएगी। वह अब अपनी इच्छाओं को पूरा करेगी। अगर बच्चों को उसकी जरूरत होगी तो वह खुद ही उसके पास आएंगे। उसने एक निर्णय लिया और दुर्गेश को फोन किया। हेलो। दुर्गेश का स्वर सुनाई दिया। दरवाजे की घंटी बजी। नर्स ने दरवाजा खोला और दुर्गेश खड़ा था। दुर्गेश, कोर्ट कब चलना होगा? अब रुकने से कोई लाभ नहीं है। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, बस, और कुछ नहीं। सुधा का स्वर भरभरा था। और बच्चे? दुर्गेश ने पूछा। उन्हें बाद में समझा देंगे, मीनू ने दृढ़ता से कहा। ओह मीनू। भावातिरेक में दुर्गेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तपस्या सफल हुई। अब हम अपना जीवन भरपूर जिएंगे, कहकर दुर्गेश ने मीनू का चेहरा उठाया। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दुर्गेश की आंखों से टपकते आंसू मीनू के आंसुओं में मिलकर एकाकार हो रहे थे और मीनू दुर्गेश की अमृता बनकर उसकी बाहों में समा गई थी। अब उनके सामने एक नया क्षितिज फैलने लगा था।